बहुत बहुत धन्यवाद मीना कुमारी जी। ये जो मेरी बगल में है कुरुक्षेत्र से हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, इनके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं और आपके सामने माइक संचालन कर रही हैं। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर चेतना कालरा जी, जूही कालरा जी, जूही चावला जी बड़ी मेहनत कर रही हैं। डॉक्टर सुदेश जी भी, ये जूही चावला जी हैं चेतना कालरा जी की बिटिया। और सबसे बड़ी की बात है कि चारों महिलाओं ने मजबूती के साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, इसलिए बधाई की पात्र हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती महिला, ऐसा नहीं है। सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। अभी तो सर्दी का मौसम है, लोग कम आए, लेकिन फिर भी बहुत है। मित्रों, हमें किसी दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है, इसलिए मैंने कहा चेतना जी को कि हम यहाँ पर बोल करके जो भी उद्बोधन देना है दे करके हम यहाँ से निकलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में भी प्रोग्राम पहले से है, तय है। मैं ज्योतिष के ऊपर आपको जानकारी दूंगा कि जब ज्योतिषी प्रेडिक्शन करता है तो उसको किन किन चीजों की समस्या आती है। कभी कभी तो कुंडली बड़ी आसान आ जाती है और आप फटाफट बताना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि आपने किसी कुंडली को मिलाया और मिलाने के बाद वो रिश्ता टूट गया। आपको समझ नहीं आया कि क्यों टूट गया, कि आपने गुण भी अच्छे मिलाए थे, कुंडली को अच्छा देखा भी था। आपने कहा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं पाया। आपने कुंडली देख करके कहा कि पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। आपने कहा कि इसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आईएएस आईपीएस बन जाएगा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। आपने कहा इस साल शादी हो जाएगी लड़की की, लेकिन शादी नहीं हुई। तो क्या ज्योतिष के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आसानी से आप प्रेडिक्ट कर देते हो, वो तो हो जाती हैं, लेकिन जहां कठिनता आती है वहां आप सोचने को मजबूर होते हो कि मैंने कहा था 6 महीने में शादी हो जाएगी, लेकिन शादी क्यों नहीं हुई, क्या वजह रही है। तो ज्योतिषी खुद यहां परेशान होता है। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंटों पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा जहां पर आप लोग उलझते हैं। उलझते तो हम भी थे कभी, और जब उलझते थे तो उनको रिसर्च किया आखिर क्या कारण रहा। ये ध्यान में रखना होगा आपको कि जब आप कुंडली देखते हैं तो कुंडली को देखते वक्त ज्यादा से ज्यादा आप महादशा अंतरदशा उसी को देखते हैं। उसको देखने के बाद प्रेडिक्शन कर देते हैं। मान लो किसी की शादी नहीं हो रही है, आपने कहा अभी देखिए गुरु की दशा आने वाली है, गुरु लाभ स्थान में जाएगा या गुरु विवाह स्थान को देखेगा तो शादी करवाएगा, लेकिन फिर भी शादी नहीं होती है। क्या कारण रहता है? ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोगों को यह भी देखना पड़ेगा, योगों में जाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की की या इस लड़के की शादी होने का योग ही नहीं है, फिर आपकी कितनी भी महादशाएं अंतरदशाएं आती चली जाए, गोचर आता चला जाए,
जितनी बार भी बृहस्पति या शुक्र विवाह स्थान को देखता चला जाए तब भी शादी नहीं होती है। इसलिए इन चीजों को समझने के लिए आपको महादशा, अंतरदशा और साथ में गोचर और शादी का योग कब बन रहा है कुंडली के अंदर। बहुत सारी कुंडलियों में शादी जल्दी होने के योग आते हैं, 18-20 साल के अंदर हो जाता है, और बहुत सारी कुंडलियों के अंदर 40-45 साल के बाद शादी के योग बनते हैं। तो इसका निर्धारण कैसे करना है आपको? पहले निर्धारण करिए, निर्धारण करने के बाद में फिर दशा, अंतरदशा, गोचर को लगाइए, और उसके बाद भी ये देख लीजिए कि शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। उसके बाद आपको तय करना होगा, क्योंकि ज्योतिष के अंदर आपकी भविष्यवाणी 90% ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर 10% कहीं गलत हो गई तो फिर लोग आपको बदनाम करना शुरू करते हैं कि ज्योतिष जो है ये ठग विद्या है। अभी अभी एक मूर्ख आदमी अपने YouTube चैनल को चलाने के लिए दुर् राठी करके कोई व्यक्ति था, उसने ज्योतिष के ऊपर बकवास करनी शुरू की। मैंने उसको चैलेंज किया कि तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारी पूरी हिस्ट्री बताता हूं, और मैं यहां तक भी बताऊंगा कि तुम असली अपने माँ बाप की औलाद हो या नहीं, ये भी बताने में सक्षम है ज्योतिष। क्योंकि जब पिता का नाम निकल के आ सकता है और पिता तुम्हारा जायज है या नाजायज है ये भी पता लग सकता है, वो सामने नहीं आया अभी तक। लेकिन कमी कहां होती है? कमी वहां पे होती है जब हम उसको ढंग से देख नहीं पाते। ज्योतिष बड़ा पवित्र विज्ञान है। अभी अभी यहां चौधरी साहब बैठे हुए हैं, वो वेदों के ऊपर और ज्योतिष के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि वेद और ज्योतिष में क्या रिसर्च कर रहे हैं? बोले बैठेंगे कभी बात करेंगे। वेद जो है ये इनकी जो नींव है वो ज्योतिष के ऊपर टिकी हुई है। ध्यान से सुनिएगा, वेद जो है उनकी नींव जो है ज्योतिष के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि मैं भी इनको रिसर्च करता रहता हूं। अगर ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो वेद आगे नहीं चल सकता। ज्योतिष जो है नेत्र तो है ही, साथ में वेदों को चलाने वाला भी है। अगर किसी वेद शास्त्री को तिथि का ज्ञान नहीं है, उसको नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है, उसको मुहूर्तों का ज्ञान नहीं है, तो उसके बड़े से बड़े यज्ञ जो है अश्वमेध यज्ञ जैसे फेल हो सकते हैं। अरे भैया ये बंद कर दो, गिर गिर ये बंद कर दिए अभी। इसका मतलब वेद और ज्योतिष एक दूसरे के ये बहुत गहरे एक ही पहलू के दो सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर सही समय पर राइट टाइम पर हवन के अंदर आहुति नहीं दी गई, उस समय अंतरिक्ष के अंदर अमृत का वास चल रहा है, तो उस यज्ञ का भी कोई फल नहीं मिलने वाला आपको। राजा द्रुपद एक ऐसी संतान चाहते थे जो द्रोणाचार्य का वध करे। वो चाहते थे कि इतना पावरफुल बच्चा मेरे पास आए। उसके लिए वो तलाश कर रहे थे कोई ऋषि के, कोई यज्ञ का जानकार हो। तो ऋषि के पास जाते, वहां जाकर के बोलते हैं कि महाराज मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए कि जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, उससे बदला ले सके। तो वहां पर यज्ञ चालू होता है, ऋषि यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करते करते वो समय आ जाता है,
वो आहुतियों का समय आ जाता है जिस समय पर अग्नि में से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को जन्म लेना होता है, दिव्य जन्म जिसको बोलते हैं। ऋषि बोलते हैं कि पत्नी को लेके आओ, अपनी को, रानी को लेकर के आओ, द्रुपद रानी को लेके आओ। उन्होंने कहा वो तो अभी स्नान कर रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे मंत्रों के पास समय नहीं, मुहूर्त तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। और उन्होंने अपने आहुति को चालू रखा और रानी तब तक आई नहीं, तब तक द्रौपदी और धृष्टद्युम्न वो अग्नि में से पैदा हो गए। आप अगर ज्योतिष को करते हो तो आपको मुहूर्तों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अंतरिक्ष के अंदर उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अंतरिक्ष के अंदर सारे ग्रह अपनी अपनी जगह पर, सही जगह पर आकर के अमृत वर्षा करते हैं। तो उस समय पर कोई भी चीज अगर की जाती है तो उसका बेनिफिट मिलता है, उसका लाभ मिलता है, निश्चित तौर पर लाभ मिलता है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। अभी जैसे हमने गर्भाधान की बात की, पहले कई बार बताया है, डिलीवरी की बात की, उसके भी मुहूर्त का विज्ञान है। चारों वेदों का ज्ञाता था रावण। चारों वेदों का ज्ञाता होने के बाद उसने मंदोदरी को कहा कि मंदोदरी, मैं ऐसा पुत्र आपके गर्भ से चाहता हूं जो इंद्रजीत हो, उसको कोई मार ना पाए और वो अमर हो जाए। और मैं चारों वेदों को जानता हूं, मैं ज्योतिष का ज्ञाता भी हूं। तो उन्होंने बड़े बड़े हवन किए, बहुत बड़े बड़े हवन किए। ग्रहों को अपनी गति के अनुसार उसने कर लिया था। और मंदोदरी को कहा था कि इस टाइम पर ये बूटी मैं दूंगा, इस बूटी को आप खा लेना, ये जड़ी बूटी को खा लेना, तो बच्चा इसी समय पर पैदा होगा। और मंदोदरी भूल जाती है। और जो मेघनाथ था वो 10-15 मिनट बाद पैदा होता है। 10-15 मिनट बाद पैदा होता है तो शनिदेव राशि परिवर्तन करके मृत्यु स्थान में चले जाते हैं। उन्होंने माथा पीट लिया कि मंदोदरी तूने ये दवाई टाइम पे क्यों नहीं खाई? बोला मैं भूल गई। पतिदेव बोला अब ये इंद्रजीत तो जरूर होगा, लेकिन इसकी मौत निश्चित हो गई। ये मुहूर्त का फल होता है। अगर आप राइट टाइम पर ज्योतिष में किसी भी काम को करते हो तो उसका बेनिफिट मिलता है। एक बार एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा भाई मैं एक ऐसा पुत्र पैदा करना चाहता हूं जो पुत्र इस दुनिया में बड़ा विद्वान हो, बहुत पैसे वाला हो। मैं अपने जैसा ज्योतिषी नहीं रखना चाहता कि वो 100-100 रुपए की पत्री देख करके जीवन जिए। मैं चाहता हूं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, मर्सिडीज हो, BMW हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, हेलीकॉप्टर हो। ज्योतिषी के दिमाग में विचार आया, उन्होंने बच्चा कंसीव किया। बच्चा कंसीव हो गया, बच्चे का डिलीवरी का टाइम आ गया। उस समय घड़ियां तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कंकड़ दे दिया दाई को कि ये कंकड़ लो, और जैसे ही बच्चा बाहर आए कंकड़ फेंक देना, मैं टाइम नोट कर लूंगा और मैं इसकी कुंडली बनाऊंगा। अब बच्चा पैदा हुआ, दाई अम्मा वो जो चाकू से नाल काटते वो था भोंटा। पहले उसको 15 में घिसती रही, उसकी शार्पनेस की 10-15 मिनट उसमें लगा दिए। उसके बाद वो नाल को काट करके 10-15 मिनट और लगा दिए। उसके बाद याद आया कि पंडित जी ने कहा था कि वो कंकड़ फेंक देना। वो कंकड़ फेंक दिया। पंडित जी ने कुंडली बनाई, उस समय की कुंडली बनाई तो कुंडली में आ रहा था कि ये जो बच्चा है ये पिता पे भारी है, इसके पैदा होने के बाद ये सब कुछ कंगाल कर देगा।
सब कुछ बर्बाद कर देगा। उन्होंने फिर 2-4 दोस्ती बैठाए, जैसे मंच पर बैठे हैं सारे विद्वान, उनको भी कुंडली दिखाई, आलोक गौतम को भी कुंडली दिखाई, सबको कुंडली दिखाई। सबने कहा भाई ये तो वाकई बच्चा बर्बाद करेगा सबको। कि क्या किया जाए कि इसको आप ऐसा करो, किसी को दे दो, तुम्हारे घर से दूर चला जाएगा तो तुम्हारे ऊपर इसका प्रभाव नहीं रहेगा। अब एक वहां लाला जी थे बड़े पैसे वाले, उनके कोई संतान नहीं थी, बच्चा उस लाला जी को दे दिया। उसके 10-20 फैक्ट्रियां थी, 10-20 फैक्ट्रियां थी। उन्होंने कहा मरेगा तो लाला मरेगा, इसके तो कोई है ही नहीं। हवन यज्ञ करके उस बच्चे को उठा के लाला जी को दे दिया पंडित जी ने। उसमें टाइम फिक्स था कि 4 साल के भीतर भीतर इसके पिता की मृत्यु निश्चित है। 4 साल निकल गए, ना वो मरा, ना लाला मरा, ना पंडित जी मरे। जब कोई भी नहीं मरा तो पंडित जी को बड़ी बेचैनी हुई कि भाई ये तो ज्योतिष जो है हमारी गलत हो गई। उन्होंने सारे ज्योतिषी फेरे इकट्ठे किए, सारा सम्मेलन कर लिया। उसके बाद सबसे फिर पूछा कि भाई सब लोगों ने कहा था पिता के मृत्यु का योग आ रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं मरा। जो दूसरा पिता बनाया था वो भी नहीं मरा, लाला मैं भी नहीं मरा। उन्होंने कहा भाई दाई को बुलाओ कि दोबारा पूछते हैं कि उसने कंकड़ सही समय पर फेंका या नहीं। दाई अम्मा आई, उससे पूछा, धमका करके सही सही बता कि तूने जो कंकड़ कब फेंका। उन्होंने कहा महाराज 10-15 मिनट तो मुझे चाकू को साफ करने में लगे, पत्थर में घिसती रही। 10-15 मिनट में उसको साफ सूफ करके आधा घंटा मान के चलो। आधे घंटे बाद मैंने पत्थर फेंका। आधे घंटे पहले की कुंडली बनाई तो उसमें वही आ रहा था कि राज भोगेगा, हेलीकॉप्टर में घूमेगा, BMW में घूमेगा। और वो पंडित जी के वहां से जाकर के वो 4-6-10 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया और उसका राज अभिषेक हो गया, सारी प्रॉपर्टी का जायदाद का मालिक हो गया। यह है ज्योतिष। अगर आपका 1 मिनट भी इधर से उधर हो जाता है, सेकंड भी इधर से उधर हो जाती है, लगन चेंज हो जाती है, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब आप शादी का मुहूर्त निकालते हो, उस समय फेरे का जो मुहूर्त निकालते हो, उस समय पर अगर आपने फेरे नहीं डाले और उसके बाद काल की चौगड़ियां चल गई, उसके बाद रोग की चौगड़ियां चल गई, उसके बाद अशुभ चौगड़ियां चल गई, तो जो टाइम पंडित जी ने 2 घंटे लगन का दिया था, अब ज्योतिष के ऊपर उंगली उठेगी। आपकी जो बारात थी शराब पीती रही, नाचती रही, उस समय पर फेरे नहीं कर पाए, इसमें ज्योतिषी की कोई कमी नहीं। इसलिए हम लोगों से जहां गलती होती है वहां एक्यूरेसी को हमें खोज करने की आवश्यकता होती है, वहां समझने की आवश्यकता होती है कि हम ज्योतिष में कहां काम करते हैं। जब भी आप किसी कुंडली के अंदर, एक सूत्र दूंगा क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी जाना है, हमें और आचार्य जी को भी जाना है। पहले कोई भी शादी देखने के लिए लड़के की शादी का टाइमिंग क्या है या लड़की की शादी का टाइमिंग टेंटेटिव कितना समय आ रहा है, उस समय पर कोई महादशा अंतर्दशा गोचर काम करेगा तो वही राइट टाइम पर शादी होगी। ग्रहों का अपना अपना स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुरूप अगर सप्तम भाव का स्वामी बुध होता है तो बुध बड़ी जल्दी शादी करा देता है, क्योंकि इसका स्वभाव है बहुत जल्दी फास्ट किसी काम को कराना। विवाह स्थान का स्वामी मंगल होता है, मंगल उसके थोड़ी बाद, मान लो 18 साल शादी का भी निश्चित है या 21 साल शादी का निश्चित कर दिया तो बुध 21 साल में शादी कराएगा। मंगल है 2 साल बढ़ा करके यानी 23 साल में कराएगा। उसके बाद शुक्र है तो उसके बाद वो 25 साल में करा देगा। चंद्रमा है तो उसके बाद 27 साल में करा देगा। उसके बाद बृहस्पति है तो 29 साल में करा देगा और शनि है तो 31 साल में करा देगा। जो विवाह स्थान का स्वामी ग्रह होगा
वो अपने अनुरूप डिले करता है, और अगर वो पाप प्रभाव में आ जाए तो और डिले करेगा। मान लो सिंह लगन है, सिंह लगन में विवाह स्थान का स्वामी शनि है, जनरल 28 साल से पहले शादी नहीं होने देता, और उसके ऊपर राहु की दृष्टि हो जाए तो 4 साल और बढ़ा देगा, 28 और 4 32। सूर्य की भी दृष्टि आ रही हो तो 4 और बढ़ जाएंगे 36। उसके बाद मंगल की भी दृष्टि आ रही हो तो 4 और बढ़ जाएंगे 40 साल। इसका मतलब 40 साल तक उस लड़की का योग नहीं शादी का, और आप बृहस्पति को घुमाए जा रहे हो कि अब बृहस्पति आ जाएगा, अब शादी हो जाएगी, अब आ जाएगा बृहस्पति, शादी हो जाएगी, अब शुक्र बैठ गया लगन में, उसकी देखेगा, अब शादी हो जाएगी, अब विवाह स्थान पे शुक्र बैठ गया, अब शादी हो जाएगी। अब जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके माँ बाप 15 पंडित जियों के पास जाते हैं, और 15 की 15 यही बोलते हैं अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, और होती है नहीं। लेकिन आपने देखा ही नहीं कि 40 साल में शादी का योग आ रहा है। हमने कहा आप जितना मर्जी चक्कर काटते रहो, इस लड़की की शादी 38 से 40 साल में होगी, और ये समय इसकी शादी का कैलकुलेट होकर क्या रहा है। तो आप लोगों को बड़ी गहराई के साथ रिसर्च करनी चाहिए। ज्योतिष सम्मेलन का मतलब होता है कि हम अपने ज्ञान को यहाँ पर बता के जाएं, अपने अनुभव को बता के जाएं आप लोगों को। और आप अगर, अभी हम बेंगलोर में थे कल, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया दोनों ज्योतिषी, बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी साउथ इंडिया के बुला रखे थे उन लोगों ने। इधर से हम और आचार्य अनिल जी थे, बड़ी वहां पर बहस हुई, हमने बड़े बड़े तर्क रखे पाराशर जी के, उन लोगों को भी बड़ा एक्सपीरियंस था, उन्होंने भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे कि पूछो नहीं। उन लोगों ने भी तय कर रखा था नॉर्थ इंडिया वालों को हराएंगे, हमने भी तय रखा था हम हारने वाले हैं नहीं, और खूब वहां पर बहस हुई। हम बहस बीच में छोड़ के चले आए क्योंकि हमें जल्दी आना था यहाँ पर चेतना कालराज जी के प्रोग्राम के लिए, तो हम रात को फिर यहाँ लेट पहुंचे, 12 बजे तक पहुंचे। इसलिए ये ज्योतिष सम्मेलन होते हैं, यहाँ अपने अनुभवों को शेयर करना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी विद्या अंदर छिपा के बैठे हुआ, इसको कोई दूसरा पढ़ लेगा, दूसरा सुन लेगा तो उसका काम चल पड़ेगा, मेरा काम नहीं चलेगा। सन 2000 से जब से आस्था शुरू हुआ, उससे पहले सिटी केबल के ऊपर हम चलते थे, और हम और आचार्य जी ज्योतिष पढ़ाना शुरू किया मैंने, तो भारी विरोध था। लोग कहते थे कि रावत जी सबको ज्योतिषी बना देंगे, बोर्ड लेके पढ़ाता था। तो ये सबको ज्योतिषी बना देंगे तो ज्योतिषियों का क्या होगा। हमने कहा चिंता मत करो, जहां पे जो चीज ज्यादा पैदा होती है उसका बेनिफिट वहां पर ज्यादा मिलता है। आज मुझे ये खुशी है कि जब मैं पढ़ाता था तो 12 खानों को लोग नहीं समझते थे कि ये 12 खाने शतरंज के हैं कि किसी चीज के हैं, और आज घर घर में सबको पता है कि तेरे पंचम भाव में ये बैठा है, तेरे साथ ऐसा होगा। ज्योतिष फैल गई, ज्योतिष का नाम हुआ। लेकिन अब मुझे उम्मीद है आप लोगों से, आप सही रास्ते पर ज्योतिष को लेके चलेंगे। जितना हमसे अच्छा हो सकता है बताने के लिए, जितना हमसे शेयर हो सकता है हम हमेशा करते हैं। 250 से ज्यादा सम्मेलन मैंने अटेंड किए हैं, 250 से ज्यादा सम्मेलनों में, हर सम्मेलन में मेरी जो उद्बोधन स्पीच जो होती है वो अलग ही होती है। मैं किसी टॉपिक को कभी रिपीट नहीं करता, और मैं तो बोल देता हूँ कि जो जानना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने बड़े ध्यान के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। चेतना कालराज जी, मीना कुमारी जी, जोही जी और सुदेश जी, आप लोग बहुत बधाई की पात्र हैं। आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी, आपका यहाँ पर खाना पीना व्यवस्था बहुत ही शानदार। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।